हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मॉडर्न विमेन को लेकर के। अगर हम ट्रेडिशनल विमेन और मॉडर्न विमेन को कंपेयर करेंगे तो इजी है किसी भी एक तरफ चले जाना या फिर एक ऐसा अप्रोच लेकर के चलना जो किसी एक को सही बताता हो, बट रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। जब हम मॉडर्न विमेन बोलते हैं, इसका मतलब है ऐसा अप्रोच जो सेल्फ सेंट्रिक है, सेल्फ ऑटोनॉमी और सेल्फ डिसीजन पर काम करता है। लेकिन मॉडर्न विमेन होने की अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं और एट द एंड हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। पहले हम चैलेंजेस को देखेंगे। विमेन टॉपिक क्यों है? क्योंकि क्लास 10th में जो चैप्टर 3 है, जिसमें हम जेंडर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जेंडर में विमेन को रोल को लेकर के ज्यादा बातें कही गई हैं। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि मेन का रोल चेंज नहीं हुआ है। जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ट्रेडिशनल से लेकर के मॉडर्न, वो पहले भी वही थी, अब भी वही है। इवन कुछ अमाउंट में चेंजेस देखने को मिले हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज जब विमेन ने बाहर की जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया तो मेन सेक्शन ने भी घर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि जो मेन के साइड में चेंज है वो केवल काफी कम है, बट एज कंपेयर टू विमेन यहाँ पर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी सामने देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा जो एक रीजन है, जो हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप है, सोसाइटी की एक अपनी एक्सपेक्टेशन है कि एक विमेन को कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। एक अपना एक्सपेक्टेशन है। जनरली चाहे वो टीयर 1 हो, 2 हो या 3 हो, किसी भी तरह की सिटीज हो, अक्सर आप सुनेंगे लड़कियों को अपने पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ता है। ये रेस्ट्रिक्शन पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो सिक्योरिटी की वजह से है, कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर के कंसर्न होता है। दूसरा फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी है। मेन के जितने भी स्ट्रगल हैं वो घर से बाहर के हैं, सोसाइटी से डील करने के हैं। लेकिन विमेन के स्ट्रगल अब तक घर के थे जब हम ट्रेडिशनल रोल की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले वक्त के साथ अब जो रोल हैं वो बाहर भी होते जा रहे हैं, क्योंकि घर और बाहर दोनों को संभालने की कोशिश है। ऐसे में जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब भी पुराने हैं। जो बिहेवियरल अप्रोच है विमेन का, वो हम अभी भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर मॉडर्न अप्रोच सही नहीं है या लाइंस को क्रॉस कर रहा है। यहीं पर एक तरह के बैलेंस की जरूरत होती है, जिससे हम ये समझ पाए कि फाइनली क्या सबसे बेटर ऑप्शन होता है। जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, चॉइसेस की और वेल बीइंग की, जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, फ्रीडम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आती है। अगर फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमारे पास आ जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो फ्रीडम हम संभाल नहीं पाएंगे। अगर फ्रीडम हमें मिल गई और उस पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हुआ तो जो चॉइसेस हैं वो गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। और जब चॉइसेस गलत होंगी तो अल्टीमेटली वो एक डिजास्ट्रस लाइफ की तरफ लीड करेगा। बेसिकली लाइफ में जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, फ्रीडम के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लाइफ में फ्रीडम मिल गई, मान लीजिए एज अ पर्सन मेरे पास सारी फ्रीडम आ गई, अब मैं अपने लिए कोई भी डिसीजन ले पाने में सक्षम हूं। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ का कोई डिसीजन गलत लेता हूं
तो उस समय अगर मेरे ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है या मुझे कोई भी व्यक्ति सुझाव देने वाला नहीं है, तो क्या गारंटी है कि जो डिसीजन मैंने लिया है वो सही होगा। हम अपनी रैशनैलिटी के हिसाब से, अपने तर्कों के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर वो डिसीजन गलत है, ये बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि सही है या गलत है, तो फिर मैं कैसे इसको एनालाइज करूंगा। क्योंकि जो सोसाइटी है, जो सोसाइटल स्फीयर है, वो इस तरह से बना है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी डिसीजन किसी भी विमेन के द्वारा लिया गया वो सही है या गलत है। लोगों को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका बेनिफिट उसमें है या नहीं है। कई बार आप गलत रास्ते पे भी होंगे तो लोग आपको गलत रास्ता भी दिखाएंगे, अगर उसमें उनका बेनिफिट है तो लोग हमेशा वही रास्ता दिखाएंगे जिसमें उनका बेनिफिट निहित होगा। अब आते हैं सोसाइटल प्रेशर। वो प्रेशर जो दिखता नहीं है लेकिन हर एक पर्सन पे लगातार आ रहा होता है। बिहेवियर, हम उम्मीद करते हैं कि जब जो बिहेवियर है विमेन का वो वैसा होगा जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं होता है तो सबसे पहले जिस चीज का हम सामना करते हैं वो है जजमेंट्स। जजमेंट्स किस पे बेस्ड होते हैं? जो भी जजमेंट लोग पास करते हैं वो हमेशा से बेस्ड होते हैं हमारे नॉर्म्स पे, हमारे ट्रेडिशन पे, हमारे कल्चर पे। क्योंकि सोसाइटी ट्रांजिशन फेज में है और बहुत सा ऐसा बिहेवियर है जो बाहर से हमारे कंट्री में एक तरह से इंपोर्ट हो रहा है, हमारे ना चाहते हुए भी। डिजिटल मीडिया ने लगातार चीजों को बदला है। वो ड्रेसिंग सेंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, स्कूल में जब फंक्शंस होते हैं तो जो डांस है बेसिकली वो कल्चरल डांस की तरफ लोग, जब हम लोग अपने समय में स्कूल में थे तो प्रिंसिपल सर हो या बाकी लोग हों, सब लोगों को जोर दिया जाता था कि ट्रेडिशनल डांस या कल्चरल डांस की तरफ जाएं। लेकिन एक तरह से एक संघर्ष चलता था कि नहीं, हिप हॉप भी हो सकता है या फिर मॉडर्न डांस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह हमारी हर एक चॉइसेस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो सोसाइटी है, जो नॉर्म्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है कि जो नयापन बाहर से आ रहा है उसको यहाँ पर एक्सेप्टेंस किया जाए। और जब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जो सोसाइटल नॉर्म्स या एक्सेप्टेंस के बाहर होता है तो उसका विरोध होना तय है, उसका बहिष्कार होना तय है। तो यहाँ पर फिर शुरू होता है जजमेंट प्रोसेस। क्योंकि जब कोई काम सोसाइटल नॉर्म से बाहर जाकर के किया जाएगा तो वो जजमेंट के दायरे में आएगा और फिर उसे सही या गलत के तराजू पर तौला जाएगा। जब भी उसे गलत कहा जाएगा तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति का विरोध होगा। तो विमेन सेक्शन में जब भी कोई ऐसा काम होगा, अक्सर जैसे हम देखते हैं बच्चे कहीं बाहर पढ़ने चले गए, तो जब किसी बाहर सिटी में पढ़ने गए, कुछ आदतें सीख ली, गाने सीख लिए, डांस सीख लिया, ड्रेसेस का अपना एक चॉइस हो गया, और जब वो वापस लौट के किसी छोटे टीयर 3 सिटीज में आते हैं तो वहां पर अक्सर लोगों में जजमेंट प्रोसेस देखने को मिलता है। लोग जज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो सोसाइटल नॉर्म्स है उससे बाहर जाकर के डिसीजन लिया जा रहा है। तो एक ये लगातार कंट्राडिक्टरी अप्रोच सोसाइटी में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो पर्सनल फ्रीडम है और डिसीजन मेकिंग है दोनों में इम्पैक्ट आता है। क्योंकि जब लगातार कंसिस्टेंट वे में क्रिटिसाइज किया जाएगा किसी को तो उस व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग अपने आप खराब होगा। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक लेवल पर प्रेशर आएगा जिससे डिसीजन मेकिंग चेंज होगा। ट्रेडिशनल जेंडर रोल प्रेशर। विमेन सेक्शन से ये उम्मीद की जाती है कि जो उनका ट्रेडिशनल रोल है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को परस्यू करें। जैसे अक्सर आपने ये सुना होगा कि लड़कियां कहती हैं कि हमें अपनी मम्मी की तरह नहीं बनना। तो वो बात कहाँ से आती है कि हमें अपनी मदर की तरह नहीं बनना?
क्योंकि उन्होंने जो लाइफस्टाइल देखी थी, जिस तरह की सिचुएशंस देखी थी, उससे बाहर आने के लिए, कि वो जिस तरह की लाइफस्टाइल उनकी मदर की रही वैसी लाइफस्टाइल वो नहीं चाहती, तो ट्रेडिशनल रोल को छोड़ करके मॉडर्न रोल की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब देखना ये है कि क्या मॉडर्न रोल पे भी शिफ्ट होने के बाद जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है, क्या वो लाइफ में गेन हो पाया या नहीं, ये हम कंक्लूजन में देखेंगे। लगातार विमेन से ये उम्मीद की जाती है कि मॉडर्न लाइफ सेटअप में रहने के बावजूद अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने का काम करें, एज अ केयर गिवर और नर्चरर, जो उनकी अपनी बेसिक ड्यूटीज है उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। यहाँ पर कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल विमेन ने उन रोल्स को एक्सेप्टेंस के लेवल पर लिया था, मॉडर्न विमेन ने उन रोल्स को डिनाई किया है। उनका कहना है कि एज अ केयर गिवर या एज अ नर्चरर हम उन रोल्स को डिनाई करते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल सक्सेस ज्यादा मैटर करने लगता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ये एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि पर्सनल लाइफ में उन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं चूज करना जो उनकी मदर ने किया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की तरफ या सक्सेस की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगेन, मैरिज रिलेटेड प्रेशर, क्योंकि पिछले जो रोल्स हैं उनको डिनाई किया जा रहा है, नए रोल्स में पूरी तरह से एक्सेप्टेंस के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ वहां पर सेटल नहीं हो पा रहे। पुराने रोल्स रिजेक्टेड हो गए हैं, नए रोल्स में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि खुद को पूरी तरह सेटल कर पाए, और दोनों रोल्स एक साथ निभा पाना आसान नहीं है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मॉडर्न विमेन की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन में है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, जो एक कियोस जनरेट कर रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जनरेट कर रही है, और धीरे धीरे उसके कई एस्पेक्ट्स लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। जब हम मैरिज रिलेटेड प्रेशर की बात करते हैं तो इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन बोथ सेक्शन, सबके लिए एक प्रेशर है कि सक्सेस पहले या मैरिज पहले। विमेन के कंटेक्स्ट में पहले ये था कि पहले मैरिज हो जाए, बाद में सक्सेसफुल होते रहिए, ताकि आपकी जो लाइफ है वो बेसिकली रन करे। बट इंक्लूडिंग ईच इकोनॉमिक सेक्शन, विमेन सेक्शन में अब ये कोशिश की जाती है कि पहले सक्सेसफुल होना है, उसके बाद मैरिज की तरफ जाना है। इस वेटिंग पीरियड में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से लगातार एज बढ़ती है, एज बढ़ने की वजह से अपने कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जो जनरेट होते हैं, इन सब की वजह से मॉडर्न विमेन की लाइफ में भी एक क्यूओस जनरेट हुआ है। और एक सोशल स्टिग्मा अभी भी है, वो है अनमैरिड और डिवोर्स्ड को लेकर के। अगर ये सब कुछ अपने आप को कोई पर्सन सेटल करना चाहता है, वो अपने 35 में जाकर के सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, या 40 इयर्स की एज में वो विमेन सक्सीड करती है लाइफ में, और तब तक के लिए वो अकेले है, तो उसके ऊपर जो सोसाइटल प्रेशर है, क्योंकि जो अनमैरिड का टैग है वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि सोसाइटी की एक आदत है कि अदर एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस इंक्लूडिंग बायोलॉजी लोग फोकस करेंगे, जज करेंगे और उस पर क्वेश्चन होंगे। और अगर अगेन वही क्वेश्चन है, अनमैरिड के अलावा डिवोर्स्ड के साथ भी वही सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। अगर जल्दबाजी में शादी की और वो शादी नहीं चलती और उसके बाद डिवोर्स होते हैं, तो भी अगेन वही सेम सिनेरियो है। तो कहने का मतलब मॉडर्न विमेन की लाइफ कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बीच में आकर के अटकती है कि उन्हें एक तरफ सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दूसरा अपने कुछ लाइफ की एज की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आगे जा रही है, तीसरी तरफ अगर ये सारी चीजें मैनेज हो भी गई, मैनेज होने के बाद सही पार्टनर ढूंढना, क्योंकि एक मॉडर्न जो अप्रोच है वो काफी डिफरेंट हो जाता है, तो वापस से ट्रेडिशनल में शिफ्ट नहीं हो सकते। मॉडर्न जिस अप्रोच के साथ है उस अप्रोच का माइंडसेट होना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि विमेन ने तो खुद को मॉडर्न अप्रोच में शिफ्ट कर लिया, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो आज भी मेजॉरिटी ट्रेडिशनल ही है। और अगर विमेन का माइंडसेट, मेजॉरिटी विमेन का माइंडसेट मॉडर्न की तरफ शिफ्ट है और मेजॉरिटी मेन अभी ट्रेडिशनल की तरफ है, तो ये जो मिसमैच है ये अल्टीमेटली एक जगह पर जाकर के क्यूओस जनरेट करने का काम करता है। कई बार जो छोटी सिटीज हैं या काफी जगहों पर ऐसा माना जाता है कि विमेन की लाइफ का अल्टीमेट एम ही मैरिज है। ऐसी जगहों पे कभी कभी देखा जाता है कि केवल पढ़ाई लिखाई पूरी करवा के आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज कहीं ना कहीं उनको सेटल करने की कोशिश की जाती है। और इन सब के बीच में जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ध्यान से नहीं देखा जाता। अगेन मदरहुड एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। मदरहुड को एक कंपलसरी टॉपिक की तरह देखा जाता है एज अ विमेन लाइफ। ऐसा माना जाता है कि एक उसे किसी भी वे में ले सकते हैं, चाहे वो रिलीजियस एस्पेक्ट में हो या कहीं पर भी हो, कि मदरहुड एक नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। और क्योंकि एक तरफ जब एज बढ़ती है तो इसके डिले होने पर लोग क्वेश्चन करते हैं। इसकी वजह से लगातार कई तरह के ब्लेम देखने को मिलते हैं, जजमेंट्स सोसाइटी की तरफ से देखने को मिलते हैं, काफी तरफ से आवाज उठती है। अगेन मॉडर्न वीमेन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जरूरी नहीं कि सारी चॉइसेस सही हों, क्योंकि जब ऑटोनॉमी अपने पास है, फ्रीडम अपने पास है और फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, तो चॉइसेस क्वेश्चनेबल हो सकती हैं, ये भी एक बात देखने वाली है। अगेन अपीयरेंस एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर के, क्योंकि कंपैरिजन का एरा काफी ज्यादा है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो अगर हर चीज को देखेंगे एक दूसरे से लगातार कंपैरिजन चलता रहता है, जिसकी वजह से खुद की मेंटल हेल्थ भी लगातार इम्पैक्ट होती रहती है। तो अगर इसको कंक्लूजन में ले जाकर के देखें तो बस बात इतनी सी है कि मॉडर्न विमेन की जो अप्रोच है वो पूरी तरह से सेल्फ सेंट्रिक होती है। अगर एक मेन और विमेन की सोच को कंपेयर करेंगे तो मेन जब रेस्पॉन्सिबल होता है तो वो और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आगे बढ़ता है। विमेन जब रेस्पॉन्सिबल हुई तो उन्होंने अपने आप को फ्रीडम से कनेक्ट किया, चॉइसेस से कनेक्ट किया। दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। मेन जब अपने आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो आगे फैमिली को बढ़ाने की बात करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारी विमेन एक जैसी हैं या एक ही डिसीजन लेती हैं। विमेन सेक्शन में जब हम मॉडर्न विमेन सेक्शन की बात करते हैं तो दो तरह के लोग सामने आएंगे, एक वो जो मॉडर्न विमेन आगे आके रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, एक वो जो नहीं लेते हैं। जो नहीं लेते वो अल्टीमेटली ऐसे चॉइसेस अपनी लाइफ में लेते हैं जो फ्रीडम पर बेस्ड होती हैं, बशर्ते अगर जजमेंट साइड रख दिए जाएं और कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश किया जाए तो लास्टली जो विमेन का पूरा अप्रोच है वो सिर्फ इतना है कि उन्हें पेट्रियार्की से या फिर कहा जाए मेन सेक्शन से compete करके मेन के बराबर आना है। और अगर आप मेन के बराबर आ भी गए, मेन के बराबर आप पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल कंडीशंस, तो उसके बाद क्या? वहां पहुंचने के बाद भी उसका कोई एंड गोल तो होगा। तो अगर आप सक्सीड हो गए सोशियोलॉजिकल लाइफ में और बाकी अदर एस्पेक्ट्स में अगर आप ब्लैंक रह गए तो क्या करेंगे? कभी कभी विमेन सेक्शन में आप इगोइस्टिक थोड़ा ज्यादा लोग मिलेंगे। तो जो लोग विमेन सेक्शन में सक्सीड हो गए हैं वो ये ना सोचें कि वो सक्सेसफुल हुए हैं बाकी औरतें पीछे रह गई, नहीं। आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए, बल्कि वो लोग वहां नहीं हैं जहां उनका होना एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब ये है कि विमेन सेक्शन पीछे रह गए। कई बार लोग सक्सेसफुल होकर के खुश होते हैं कि इतनी विमेन में से केवल कुछ परसेंटेज विमेन सक्सेसफुल हैं, पर रियलिटी ये नहीं है। आप सबके साथ सभी विमेन को वहां पर होना चाहिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो आप आगे नहीं गए, आप वहीं पर हैं जहां पर होना आपका एक्सपेक्टेड था, बल्कि वो लोग कभी वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां उन्हें पहले से होना चाहिए था।
ये डिफरेंशिएशन समझने वाली बात है, बहुत ही बारीक है, लेकिन जब ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। जब हम कहते हैं कि फला क्षेत्र में प्रथम महिला, तो वो एक खुशी से ज्यादा दुख की बात है कि हम इतनी देर बाद वहां पर पहुंच पाए, वहां पर होना पहले से ही एक्सपेक्टेड था। या विमेन सेक्शन का अगर हम 21st सेंचुरी में बैठकर भी हमारे लिए ये सोचने वाली बात है कि विमेन का हर सेक्टर में होना एक्सपेक्टेड है, जहां वो नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो विमेन सेक्शन पीछे है उनके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अगेन एज अ ह्यूमन, लाइफ का जो लास्ट गोल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, लाइफ का जो लास्ट गोल है वो ये कभी नहीं हो सकता कि हमें दूसरे जेंडर से बराबरी करना है। अगर मैं विमेन के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि विमेन का लाइफ का ये गोल नहीं हो सकता कि हमें मेन सेक्शन से अपनी बराबरी करना है, क्योंकि आप बराबरी तो कर लेंगे बट वो लास्ट गोल नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। तो एक ह्यूमन का जो लास्ट गोल की बात किया जाए या एक ह्यूमन लाइफ का जो सबसे बेटर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, वो यही है कि सक्सेसफुल लाइफ होने के साथ साथ बैलेंस्ड लाइफ अप्रोच होना जरूरी है। अगर सोशियोलॉजिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में खुद को सक्सीड कर लिया, खुद को सक्सेसफुल बना लिया, लेकिन लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं कि पता चला खुद ही डिप्रेशन में है, खुद ही इमोशनल और साइकोलॉजिकल टर्बुलेंस फेस कर रहे हैं, हर दिन किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो जो सक्सेस है वो भी ज्यादा समय तक लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी। कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी एक लेवल के बाद पीक पे आकर नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर एक लास्ट अप्रोच जो ये समझने की कोशिश करें या एक लास्ट कंक्लूजन कहा जाए कि विमेन की लाइफ के कंटेक्स्ट में क्या है, एक लेवल पर बराबरी करना, अपने आप को सफल बनाना, वो दोनों जेंडर के लिए बराबर है, लेकिन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बराबर और सही तरीके से जीना या जी पाना या उसकी जीने की कला होना ही जरूरी है। क्योंकि एक एस्पेक्ट में तो आप एक्सट्रीम पे चले गए, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स आपके ब्लैंक रह गए या खराब हो गए या आपने अपने चॉइसेस से खराब कर लिए, तो ये एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर लास्ट में कंक्लूड करें ट्रेडिशनल विमेन वर्सेस मॉडर्न विमेन, तो बात यह है कि ट्रेडिशनल विमेन होने के अपने कुछ फायदे थे, मॉडर्न विमेन होने के अपने कुछ फायदे हैं। ट्रेडिशनल विमेन के पास ऑटोनॉमी नहीं थी लेकिन सोशल सिक्योरिटी और फैमिली थी। मॉडर्न विमेन के पास ऑटोनॉमी तो आ गई, डिसीजन और चॉइसेस तो आ गए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड फैमिली नहीं है। तो बैलेंस्ड अप्रोच यही है कि ऑटोनॉमी भी हो, चॉइसेस भी हो, इंडिपेंडेंस भी हो, अपने पास सोशल सिक्योरिटी भी हो। अब ये कौन कैसे जनरेट करता है ये एक अलग बात है, लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच ही हमेशा एक फाइनल डिसीजन या आउटकम लेकर के आता है।